हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छी हैं। पिछले 1-1.5 दिन से क्लास नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पिछले 1-2 दिन से क्या भूतकाल की कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें याद कर लिया गया था, तो जिसके कारण क्या है दिमाग थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हम साइकोलॉजी में अधिगम और प्रेरणा है वो टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, चिंतन है। क्या है? चिंतन है, जिसे इंग्लिश में थिंकिंग कहा जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थिंकिंग यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम जब उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या बात है। चिंतन सामान्यतः एक शब्द है या एक पूरी प्रक्रिया है, तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिंतन को इंग्लिश में थिंकिंग कहा जाता है जब व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है। आप हैं, मैं हूं, मेरे सामने, आपके सामने जब किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है तो उस समस्या से निपटने के लिए व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभव, स्मृतियों, चिन्हों, प्रतीकों, भाषा का प्रयोग कर उस समस्या से निकला जाता है और उस समस्या का जो समाधान है ढूंढा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। चिंता एक अलग टॉपिक होता है, चिंतन एक अलग विषय। कोई किसी भी समस्या, कोई बात हो, उसको लेकर जब व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे तो क्या कहा जाता है? चिंता कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति उस बात की चिंता करे कि ये कैसे, कब होगा, क्यों होगा। लेकिन चिंतन एक इस प्रकार का विषय है जिसमें व्यक्ति के सामने जब समस्या आ जाती है तो उस समस्या के बारे में वह सोचता है कि मैं इस समस्या से किस प्रकार निपटूंगा, इस समस्या से मैं किस प्रकार बाहर निकलूंगा, क्या इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा या इस समस्या से निपटने के लिए मुझे दीर्घकालीन समय लगेगा। तो चिंतन एक इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, चिन्हों, भावनाओं और भाषा का प्रयोग कर समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट यहीं से निकलता है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो चिंतन हमारी क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन केवल आंतरिक रूप से किया जा सकता है, न कि बाहरी रूप से। हम कहीं भी बैठे, हमारे सामने फोन आ गया किसी बात को लेकर, या हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, एकदम से हम कहीं बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन हमें एकदम से पता चला कि आपके परिवार परिवेश में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में या कहीं भी आपके जो अजीज है वहां पर इस प्रकार की बात हो, जिससे ही आपको पता चला तो आप क्या उस समस्या के बारे में सोचें कि इस समस्या तो आ गई है हमारे सामने, लेकिन इससे हम कैसे निपटेंगे, किस प्रकार से हम इस समस्या से बाहर आएंगे। तो इसमें क्या है? दिमाग अपने अंदर अंदर विभिन्न प्रकार के विचार करता है, प्रतिबिंब बनाता है, चिन्हों का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है। कोई बात आ गई, हम सामने वाला व्यक्ति वहां बैठा है, वो हमारे साथ बोल रहा है, लेकिन हमारे जैसे ही पता चला कि हमारे सामने यह समस्या आ गई है तो हम उसकी तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं, केवल हंकारा करते हैं, हाँ ऐसे करते रहते हैं। हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती है। आप है, चाहे मैं, कोई भी व्यक्ति, जब उसका दिमाग सेटल नहीं होता है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतीकों, चिन्हों, भावनाओं, भाषाओं का प्रयोग कर किसी भी समस्या के बारे में सोचा जाता है और उस समस्या से निपटा जाता है। तो हम इस चिंतन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चिंतन सर्वप्रथम तो पता चलता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है। चिंतन एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है, यह एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है। बाहरी जो गत्यात्मक रूप से, यानी हम शारीरिक अंगों का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, केवल और केवल के हम अपने मानसिक जो दिमाग है उसका प्रयोग करते हैं। यानी मानसिक रूप से किसी भी समस्या को निपटने के लिए जब विभिन्न प्रकार के चिन्हों, प्रतीकों, भाषाओं और बिंबों का प्रयोग किया जाता है और उस समस्या से निपटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। चिंता किसी भी बात को लेकर हम सोचते ही रहते हैं, केवल विचार नहीं करते हैं ये समस्या आ गई, उसके बारे में केवल चिंता करते हैं कि ऐसा हो गया, कि हमारे साथ क्या ऐसा हो गया, फिर सोचते हैं कि ऐसा ही लिखा, किस्मत ऐसे, समय ऐसा था हमारे साथ, ये तो होना ही था। तो ये क्या है? चिंता होती है। लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है और उस समस्या से पार पाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है और उस समस्या से निपट लेता है तो इसे चिंतन कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि चिंतन पैदा कब होता है? चिंतन क्या है? उत्पन्न कब होता है? हम मस्ती से रह रहे थे, किसी भी प्रकार से हमारे कोई बात का दबाव, तनाव कोई किसी प्रकार का नहीं था, हम मस्ती से क्या एंजॉय कर रहे थे, कहीं घूमने के लिए मस्ती से एंजॉय कर रहे थे। तो हम विभिन्न प्रकार की गत्यात्मक क्रिया करते हैं, घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई मनाली जाता है, कोई कुल्लू, कहीं अपने अपनी इच्छा अनुसार क्या व्यक्ति घूमने के लिए जाता है।
किसी को पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को घूमने में है, किसी को अगर बात वार्तालाप में है, सामाजिक परिवेश में, तो वह सामाजिक परिवेश में रहता है, मस्ती से अपने दिन निकाल देता है। लेकिन उसे किसी प्रकार से जब फोन के माध्यम से या किसी प्रकार से पता चलता है कि उसके सामने यह समस्या आ गई, तो जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होने के साथ ही व्यक्ति में चिंतन स्टार्ट हो जाता है, उसके मानसिक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, चिंतन करेगा। जैसे ही उसकी समस्या सामने, वह चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही समस्या का वह समाधान पाता है, फिर से एंजॉय की लाइफ में चला जाता है, चिंतन से उसका फिर कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही समस्या आती है, समस्या के साथ चिंतन उत्पन्न होता है, समस्या की समाप्ति पर चिंतन अपने आप निकल जाता है, फिर व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या चिंतन व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया का जो प्रयोग है वो समस्या से पहले उत्पन्न होता है, समस्या के बाद है? तो मानसिक प्रक्रिया है, यानी चिंतन जो व्यक्ति है वो समस्या जब उत्पन्न होती है, समस्या के उत्पन्न होने के साथ ही क्या है, वह चिंतन करना स्टार्ट कर लेता है, और जैसे ही समस्या समाप्त होती है, समस्या समाप्ति के साथ ही वह चिंतन करना छोड़ देता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं चिंतन की परिभाषा है। चिंतन एक इस प्रकार का ज्ञानात्मक व्यवहार है, यानी इस प्रकार की एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो चिंतन एक ऐसा ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से नहीं, बाहरी रूप से वो आपको वहीं बैठा हुआ दिखाई देगा, केवल आंतरिक रूप से व्यक्ति जब बात करते हैं समस्याओं का समाधान चिंतन जब करता है, तो व्यक्ति आंतरिक रूप से चिन्हों, प्रतीकों, विचारों आदि के रूप में घटनाओं का, जो विभिन्न प्रकार की उसके सामने घटनाएं घटित हो, उन घटनाओं का आंतरिक अवलोकन करता है। उन घटनाओं का क्या करता है? आंतरिक अवलोकन करता है, और मानसिक चित्रण करते हुए अपने दिमाग में एक चित्रण बना लेता है, मानसिक चित्रण करते हुए उस समस्या का समाधान कर देता है। जैसे अगर हम बात करें, सामान्य सी बात करें, तो अभी शादियां हैं, आजकल में शादियां हैं, तो शादी हो रही है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है, तो वो दूल्हा या दुल्हन जो भी है, कई बार देखा होगा कि बाहर से वह खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता है? किस प्रकार का ससुराल, किस प्रकार के लोग, क्या मेरे अनुकूल वह प्रक्रिया करेंगे या मुझे डांटेंगे, क्या मुझे पढ़ाई का मौका मिलेगा? तो जो दुल्हन होती है, स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार का मुझे आगे जाकर अनुभव मिलेगा। तो वो वास्तविक रूप से वो वहीं बैठी है, यानी बाहरी रूप से वह कोई प्रक्रिया नहीं कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार की है अनुक्रियाएं चलती रहती है। तो इसे क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। यानी उसके सामने प्रतीक भी बन रहे, यानी घर कैसा है हमारा, 2 कमरों का है, 4 का है, फर्श लगा हुआ है, एसी है, नॉन एसी, गाड़ी वाला है, गाड़ी देंगे या बाइक है, किस प्रकार का। दूसरा, उसके सामने चलता है कि घर में इतने सदस्य, किसका व्यवहार किस प्रकार का, क्या जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार, मेरे साथ अच्छे से बात करेंगे, क्या मेरी सास है वो मेरे से अच्छे से पेश आएगी, क्या मेरे जो देवर है या जो अपने ससुर है क्या मेरे से अच्छे तरीके से असुलियत से बातचीत करेंगे, तो क्या मैं उस परिवेश में ढल पाऊंगी। तो इस प्रकार वह विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का, भाषा का, चिन्हों का, प्रतीक का जो प्रतीक है उनका प्रयोग करती है और उसके बारे में सोचती रहती है। वास्तविक रूप से तो वह जो जिसकी शादी वहीं पर बैठी है, लेकिन उसके मानसिक प्रक्रिया में अंदर से क्या है, आंतरिक रूप से विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे, यानी मानसिक प्रक्रिया उसके रूप में चालू, उसके मानसिक जो प्रक्रिया वो चालू है, लेकिन वास्तविक बाहरी रूप से आप देखें तो वह आपको वहीं पर बैठी हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये ज्ञानात्मक व्यवहार है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, चिन्हों, भावनाओं का आंतरिक चित्रण कर किसी भी समस्या का समाधान है वो निकाला जाता है। तो ये हमारी परिभाषा थी। इसके बाद एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक आते हैं, गेरट है। गेरट क्या कहते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन क्या है? चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, यानी यह दिखाई नहीं देता है। मैं क्या सोच रहा हूँ क्या आपको पता है? आप देख पा रहे हैं कि यह अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो गेरट क्या कहते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है जिसमें वास्तविक रूप से अगर बात करें तो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आपके सामने 2 मित्र खड़े, आपके सामने क्या है, 2 मित्र खड़े हैं, आप उनसे बातचीत करें, तीसरे आप उनसे बातचीत करें, तो क्या आप उनके दिमाग का सोच पढ़ पा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में उस समय क्या विचार चल रहे हैं आपके बारे में। हाँ, अपने
भाव से वो अलग प्रकट कर रहे हैं, उस उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप इनको पढ़ पा रहे हैं नहीं। ये किस प्रकार के अदृश्य व अव्यक्त विचार है, यानी किसी भी व्यक्ति जब सोचता है आंतरिक रूप से चिंतन करता है तो उसको हम देख नहीं सकते। मैं आपके सामने अब क्या सोच रहा हूँ, आपको क्या होगा, ठीक है। मानसिक जो होता है, चिंतन जो होता है, वो किस प्रकार का है, अदृश्य व अव्यक्त विचार है। जब तक व्यक्ति उसे दर्शाता नहीं, व्यक्त नहीं करता है, तब तक किसी को भी नहीं चलता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में मानसिक क्या प्रक्रिया चल रही है और वो आपके बारे में किस प्रकार का अनुभव रखता है और किस प्रकार के विचार रखता है। तो गेरट कहते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व अव्यक्त विचार है, जिसमें मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ने के अनुसार प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो गेरट की यह सामान्य सी परिभाषा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, मोहनसेन है, चिंतन क्या है, समस्या समाधान संबंधित अव्यक्त विचार है। तो एक ही बात कहते हैं, मोहनसेन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा कहा जाता है कि चिंतन समस्या समाधान संबंधित एक अव्यक्त विचार है। जैसे समस्या आती है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुक्रिया करता है और उस समस्या से निपटने के लिए वह विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग करता है, चिन्हों प्रतीकों का प्रयोग करता है और अव्यक्त रूप से उसी कहे बाहर निकलता है। तो मोहनसेन क्या कहते हैं, समस्या समाधान संबंधित अव्यक्त विचार है। पहले कौन से थे, गेरट ने कहा था यह एक अदृश्य व अव्यक्त विचार है जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो प्रमुख और कई मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ज्यादा परिभाषाएं याद नहीं होती। जब क्वेश्चन निकालेंगे तो उनके साथ देखेंगे, कोई टप्पे के माध्यम से उनको क्या साथ में लिख लेंगे जिससे वो आसानी से याद होंगे। वैसे परिभाषाएं बहुत मनोवैज्ञानिक है, चिंतन से इतनी परिभाषाएं कुछ नहीं जाती है। गेरट मोहनसेन से क्या कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इनके बारे में हमने देख लिया। तो चिंतन समझ में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह समस्या के साथ उत्पन्न होती है। जैसे समस्या का समाधान होता है, यह अपने आप वहां से निकल जाती है, यानी हम चिंतन करना छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन की विशेषताएं। तो चिंतन की क्या है, विशेषताएं, थिंकिंग जो करते हैं हम, जो सोचते हैं समस्या के बारे में, उनसे निपटने के बारे में सोचते हैं और बाहर निकलते हैं, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं कि चिंतन, पहला तो पॉइंट आता है, चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। भी चर्चा की कि दुल्हन है, स्टेज पर बैठी है, अच्छा सा स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है, सारे वहां पर उपस्थित है, लेकिन उस महिला के दिमाग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती है। वास्तविक रूप से वो व्यक्ति वहां पर दिखाई देगा। दूसरा, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है लेकिन उसके दिमाग में दूध है, या कोई भी व्यक्ति है, मिठाई वाला है, दूध वाला है, कोई भी जो व्यक्ति है उससे आप ले रहे हैं तो आपको मिठाई देगा, लेकिन उसके दिमाग में आपके प्रति क्या विचार है आपको पता थोड़ी होगा। तो किस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया है। तो पहला, चिंतन किस प्रकार का है, विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसकी अगर बात करते हैं तो चिंतन, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। चिंतन पहला कौन सा है, आंतरिक प्रक्रिया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यह हमारे ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी चिंतन जब होगा तो व्यक्ति का ज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी बात हमारे सामने आ गई, उस कोई भी बात है, कोई भी जो समस्या हमारे सामने आ गई है, उस समस्या से निपटने के लिए हम अपने समस्त ज्ञान का प्रयोग करेंगे। हमने देखा बीएस ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, उसमें सबसे अच्छा बताया था ज्ञानात्मक पक्ष जो है, व्यक्ति में जितना भी संपूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान का जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो उस ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का वह निचोड़ निकालता है और उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यह किस प्रकार का ज्ञानात्मक पक्ष है। यदि हमें उस समस्या को लेकर किसी भी प्रकार का ज्ञान है, उस हम ज्ञान के घोड़े को दौड़ाएंगे और उस समस्या से निजात पाएंगे। यदि हमने कभी पहले देखा ही नहीं, कई बार होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ हम इसको जानते हैं, इसके अनुरूप हम इसको सही कर लेंगे, यानी इस समस्या से निपट लेंगे। तो व्यक्ति का पहले तो कौन सा था, आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा कौन सा, ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन किस प्रकार का है, ज्ञानात्मक पहलू है, यानी ज्ञान के प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति उस समस्या से निजात पाता है, बाहर निकलता है। तीसरी अगर बात करते हैं, अभी देखा था तो किस प्रकार का है, अदृश्य व अव्यक्त विचार है। ठीक है, चिंतन किस प्रकार का है, एक तो कौन सा अदृश्य है, दूसरा कौन सा अव्यक्त विचार है। तो चिंतन अदृश्य है व अव्यक्त विचार है, सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो चिंतन अदृश्य है और दूसरा अगर हम बात करते हैं अव्यक्त है, जब तक व्यक्ति से व्यक्त ना करना चाहिए सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो यह अगर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, यह समस्या संबंधित व्यवहार है।
कोई भी व्यक्ति है जिससे उसके सामने समस्या आती है, समस्या से निजात पाता है और ये निकल जाता है। तो ये वही पॉइंट है जो हमने पहले अभी चर्चा की है। तो ये किस प्रकार है, समस्या संबंधित व्यवहार है। यह किसी लक्ष्य और उद्देश्य की ओर व्यक्ति को अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। चिंतन जो है वो व्यक्ति को किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कैसे कह रहा है, अगर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, व्यक्ति है उसे खाने के लिए खाना मिले, सोने के लिए अच्छा उनके घर परिवेश, ऐसे लगाओ, सभी प्रकार की उन्हें सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की क्या सुविधाएं हैं। लेकिन व्यक्ति जब एक समय होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उस समय परिस्थिति में रह जाता है, तो उसका मानसिक जो दिमाग है वो एक उससे बात कहते हैं कि क्या पूरी उम्र ऐसे ही, क्या पूरी उम्र ऐसे ही निकाली जाएगी या कुछ करना भी है, या कुछ करना भी है। तो उसको लेकर व्यक्ति के दिमाग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती है जो उसे अपनी आवश्यकता के लिए, जो उसकी आवश्यकता होती है उसकी ओर अग्रसर करती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको कह लो पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको व्यक्ति लगातार कर सकता है, बाकी कोई भी काम करके देखो आपको उसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। 2 दिन 4 घूमने के 4 दिन में मन भर जाएगा, इधर उधर खाने पीने के लिए गए तो 4 दिन घूमे फिर मन भर जाएगा, ठीक है। किसी से बात सामाजिक परिवेश में गए 4 दिन से बातें की तो मन भर जाएगा, फिर वही वो बातें रिपीट आने लग जाएगी। या तो आस पड़ोस की इधर उधर की बातें हाँक लो या अपने परिवेश में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई एक ऐसा स्रोत है जिसमें व्यक्ति उम्र भर कर सकता है और जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष की वृद्धि लगातार होती रहती है, व्यक्ति लगातार आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। तो इसमें चौथा पॉइंट बताया गया है कि इसमें व्यक्ति की आवश्यकता की ओर, ये चिंतन जो होता है उसकी आवश्यकता की ओर, यानी उसके जो विशेष लक्ष्य है उनकी ओर यह अग्रसर करता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक व्यक्ति ऐसे, बाद में एक समय बाद उसके दिमाग में विचार आता है कि नहीं, ऐसे नहीं रहना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपने आगे जो उद्देश्य है उसकी ओर बढ़ना है। तो चिंतन क्या करता है, व्यक्ति को लक्ष्य व उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। क्यों, दिन में पड़ा रहेगा तो किसी प्रकार से, या मूवी देख रहा है किसी प्रकार से, कोई भी उसका रूटीन, डेली का रूटीन, तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो उसे क्या सोचने के लिए मजबूर करेगा। वो उसके बारे में सोचेगा कि क्या मैं इससे थोड़ी निकल लूँ, मेरे को भी कुछ करना है। तो व्यक्ति को चिंतन जो होता है वो सोचता है, चिंतन जो होता है वो उद्देश्य व लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी क्रियाएं यानी गत्यात्मक क्रियाएं क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अभी देखा, कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे उसके सामने कोई समस्या आ गई तो बाहरी रूप से बिल्कुल उसका नहीं है, ठीक है, आस पड़ोस वाले क्या ही बोल रहे हैं उसे कुछ पता नहीं है, उसके दिमाग में प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रियाओं के माध्यम से वह क्या अपने दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार करता रहता है और क्या सोचता रहता है और उसे क्या है भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन भुना नहीं पाता है और उस समस्या के समाधान की ओर आगे की ओर अग्रसर होता है। तो ये किस प्रकार की, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति बाहरी रूप से कोई भी कार्य नहीं करता है, यानी गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं। कई बार आपने देखा होगा कोई जो व्यक्ति है, अजीज जो मित्र है, कोई अजीज मित्र है, अकबर बिरबल की कहानियां सुनी, उनमें जब वो कई बार बिछड़ जाते हैं, लंबे समय बाद मिलते हैं, तो वो कहे आपस में बातचीत नहीं करते, केवल उनका मानसिक जो योग होता है उनके माध्यम से उनके विचार मिलते हैं। भारी बिल्कुल गत्यात्मक प्रक्रिया बिल्कुल जीरो हो जाती है और केवल मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर वो कहे बातचीत करते हैं। तो ये किस प्रकार की है, यह हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, इसमें बाहरी प्रक्रियाएं सारी बंद हो जाती है। इसे अगर हम बात करते हैं तो चिंतन को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंतन क्या खोज करना है, चिंतन क्या होती है, क्या किसी भी चीज के बारे में खोज करना है? हाँ बिल्कुल, जब व्यक्ति चिंता करता है तो उसमें वो सोच लेता है कि ऐसा लिखा था, लेकिन जब व्यक्ति चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, तो वो किसी नए पहलू पर पहुंचता है और उसकी ओर कहे नवीनतम एक खोज का जो कहे उच्चारण किया जाता है, नवीनतम खोज का अवकरण है वो किया जाता है। तो चिंतन किस प्रकार की है, एक खोज करना है, यानी इसके द्वारा व्यक्ति कहे खोज कर लेता है। अब एक इसमें पूछा जाता है कि क्या चिंतन में भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्या चिंतन जो होता है यानी व्यक्ति बाहर की तरफ कोई प्रक्रिया नहीं करता, बिल्कुल बैठा रहता है, तो क्या उसके द्वारा लैंग्वेज का यानी भाषा का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आया है, पूछा गया है, इसमें पहले कई बार मैं भी कंफ्यूज हुआ कि नहीं, चिंतन में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बेसिकली कंसेप्ट के आधार पर इसे देखते हैं तो चिंतन में भाषा का प्रयोग किया जाता है।
किसका है? भाषा का है। हमारे सामने कोई भी समस्या आ गई है तो उसे हम भाषा के कोई अपने ऊपर मानसिक रूप से देखकर आज भी सोच कोई भी समस्या कोई बातचीत को लेकर देखी, आप उनमें क्या भाषा के माध्यम से क्या है विचारों का आदान प्रदान करें। यानी क्या है, आप जैसे सोच रहे हैं कि हमारी ये किताबें पढ़ी है, इनको मैं ये पढ़ूंगी, ये जैसे स्टडी संबंधित बात है तो हमारा एग्जाम अगर पास में आ गया तो हमने क्या एक शेड्यूल बनाया, टाइम पीरियड हमने बनाया, उसके अनुसार हमने किताबें वहाँ पर रखी। तो हमारे जब फ्री टाइम होता है तो उस टाइम क्या है हमारे दिमाग में विचार आता है, चिंतन करने की एक प्रक्रिया होती है कि हम इस किताब को पढ़ेंगे, फिर हम इसको किताब पढ़ेंगे, फिर इसको किताब में पढ़ेंगे। तो हमारी क्या है एक लैंग्वेज है, यानी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन करते किस प्रकार है? आंतरिक रूप से हैं। यानी दिमाग अंदर ही अंदर भाषा का प्रयोग करता है और समस्या का समाधान करता है। ऐसे नहीं है कि ये दिमाग शांत हो जाता है, आंतरिक रूप से हम मन से बात नहीं करते हैं। कई बार होता है कोई अपने अजीज या कोई घनिष्ठ होते हैं वो कहीं चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर या कहीं भी जो होता है वो चले जाते हैं, तो क्या हम उनको कभी याद नहीं करते? बिल्कुल याद करते हैं। तो हम उनको कैसे करते हैं? फिर एक भाषा के रूप में याद करते हैं, यानी मन ही मन में आंतरिक रूप से उनके विचार आते रहते हैं और उन विचारों के माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं। वो भाषा के रूप में होते हैं, जो भी हमारे घनिष्ठ होते हैं तो उनके विचार हैं और उनको फिर हम क्या है कभी एकांत में कहीं जाते हैं, इधर उधर जाते हैं तो भाषा निकलती है, मन ही मन उनसे क्या विचार किए जाते हैं। तो चिंतन में वास्तविक रूप से क्या भाषा का प्रयोग है वो किया जाता है। अब आते हैं चिंतन के साधन कि क्या है, व्यक्ति जब चिंतन करता है तो उसके क्या क्या साधन है। मैं सोच रहा हूँ तो मेरे क्या क्या साधन है, जैसे निठला तो बैठा हूँ, जैसे हाथ पे हाथ रख के मेरे दिमाग में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही है उनके साधन क्या क्या है? चिंतन के साधन है। पहला अगर हम बात करते हैं, पहला आता है प्रतिबिंब है। पहला कौन सा आता है? बिंब या प्रतिबिंब है, यानी कोई हमारे सामने एक इमेज बन जाए। बिंब या क्या कहा जाता है, इसे प्रतिबिंब है। जैसे हम कहीं पर खड़े या बैठे हैं, या हम कभी कभी अपने दोस्त के यहाँ पर भूतकाल में कभी गए तो उनके घर में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम है, लेकिन हम उस घर में दोस्त के साथ हमारा झगड़ा किसी कारण से, उस घर में हम अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनके घर में प्रोग्राम इस तारीख को प्रोग्राम है, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर उनके घर से निकलते हैं तो पता चलता है इनके घर में हाँ इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उस वहाँ पर आंगन है, वहाँ पर इस प्रकार है, कोई भी जो है वो ऐसा प्रक्रिया चल रही है। तो ये हमारे दिमाग में क्या है? बिंब या प्रतिबिंब, यानी इमेज बन गई उसकी, वास्तविक रूप से हम वहाँ पर नहीं है, एक हमारी इमेज वहाँ पर बन जाती है। दूसरा अगर बात करें, हम कक्ष में बैठे हैं और हम घर पर कोई अलमारी में ऐसी चीजें छोड़ आई, यानी उसका लॉक खुला छोड़ा है, तो हमारे दिमाग में ऐसी इमेज चलती रहती है कि लॉक ऐसे खुला होगा, ऐसे किसी ने बंद कर दिया होगा, यानी इमेज के माध्यम से व्यक्ति चिंतन करता रहता है। दूसरा होता है विचार है। दूसरा कौन सा होता है? विचार है। किसी भी बात को लेकर हमारे दिमाग में विचार आता है। जैसे दोस्त के घर में शादी थी, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमें पता चला कि उनकी शादी, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि हाँ वो हमें बुलाएगा, हमें किसी बात को लेकर क्या है इन्विटेशन आएगा। या दूसरा अगर हम बात करते हैं कि वो सर्विस में लग गया, तो किस प्रकार हमारे दिमाग में विचार लगते हैं कि उसने क्या क्या पढ़ा होगा। तो इस प्रकार जब विचारों के माध्यम से व्यक्ति चिंतन करता है तो उसे विचार थिंकिंग कहा जाता है। तीसरा आता है चिन्ह, प्रतीक या संकेत। चिन्ह, प्रतीक या संकेत कहा जाता है। ये कौन से आते हैं? हमारे इसके प्रकार तीसरे रूप में आते हैं। चिन्ह के रूप में किस प्रकार व्यक्ति चिंतन कर लेगा, चिन्ह के प्रकार में किस प्रकार व्यक्ति का चिंतन करता है। तो चिन्ह जो प्रतीक होते हैं, सामान्य सा एक उदाहरण आता है कि जब रेलगाड़ी में हम सारे जाते हैं, इधर उधर जाते आते हैं, तो रेलगाड़ी जब निकलती है तो उसमें उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई देती है। जब हरी झंडी दिखाई देती है तो जैसे ट्रेन चल जाती है, हरी झंडी दिखाती है ट्रेन चल जाती है, तो हमारे दिमाग में एक चिन्ह प्रतीक बन गया कि हरी झंडी दिखाने से ट्रेन क्या चलती है। दूसरा है लाल बत्ती होने से क्या गाड़ियां रुक जाती है। तो ये चिन्ह प्रतीक के माध्यम से हमारे क्या दिमाग एक चिंतन करता है कि हाँ इस प्रकार होने से इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ये कौन सा होता है? चिन्हों प्रतीकों के माध्यम से है। और चौथा बात करते हैं भाषा है। भाषा के प्रयोग से इसका साथ, भाषा भी क्या चिंतन का साधन, अभी बात की थी। यानी एक उदाहरण की बात करते हैं कि हमारे दोस्त ने शादी में, तो हम भाषा में प्रयोग करते हैं, क्या होता? हम जैसे सोचते हैं, अलग अलग विचार होते हैं कि हम जैसे गरीबों का वहाँ क्या, हम जैसे सामान्य लोगों का वहाँ क्या काम, उनके बड़े घराने बड़े तो अपने आप होते हैं कि हाँ वो बड़े हो, वो बड़े सेठ, वो बड़े जमींदार, वो बड़े जागीरदार, वो बड़े शहर में रहते हैं, बड़े लोग हैं। तो हमारे सामान्य से छोटे से लोगों क्यों बोले?
क्यों बताएंगे हमें, उन्हें क्या जरूरत है, तो अपने आप एक भाषा चलती रहती। तो इस प्रकार के चिंतन के ये साधन होते हैं। तो चिंतन के कितने हैं, 4 साधन बताए गए। इसके बाद की बात करते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के क्या है, प्रकार है। सामान्य प्रकार से रुक्को नाम के एक मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा चिंतन के कितने 2 प्रकार बताए गए। कौन से हैं, रुक्को हैं। इनके साथ की अगर हम बात करते हैं तो एक जिबार्डो है और दूसरे कौन से, रुक्को है। जिबार्डो व रुक्को के मोस्टली जो मुख्य है वो रुक्को है, या इन्हें रुक्को भी कहा जाता है। जिबार्डो व रुक्को के द्वारा चिंतन के 2 प्रकार, चिंतन के कितने 2 प्रकार है। पहला तो इनके द्वारा क्या है, सबली चिंतन बताए गए, और दूसरा क्या है, यथार्थवादी चिंतन। पहला तो कौन सा है, सबली चिंतन है, और दूसरा कौन सा आता है, यथार्थवादी चिंतन है। सबली चिंतन की अगर बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति केवल कल्पना के माध्यम से सोचता जाता है कि मैं इस प्रकार कर जाऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। व्यक्ति जब कल्पना के माध्यम से चिंतन करता है तो उसे सबली चिंतन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सबली चिंतन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यथार्थवादी है, जो वास्तविक परिस्थिति है उसके सामने पैदा हो गई है, उस वास्तविक परिस्थिति को लेकर जब व्यक्ति सोचता है और उस समस्या से बाहर निकलता है तो उसे यथार्थवादी चिंतन कहा जाता है। तो जिबार्डो व रुख के द्वारा चिंतन के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा आता है, सबली चिंतन है। कौन सा आता है, सबली चिंतन है, और दूसरा कौन सा आता है, यथार्थवादी चिंतन है। इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, सबली चिंतन है, मेरे द्वारा कुछ बातों को लेकर भूतकाल में कुछ भविष्य के लिए सपने या लक्ष्य स्थापित किए गए थे, लेकिन मेरे द्वारा उन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया, तो उसे कल्पना के माध्यम से मैं सोचता हूं कि भविष्य में ऐसा करूंगा। तो ये कौन सा है, सबली चिंतन है। यानी मेरी स्टडी पूरी, और मेरी स्टडी पूरी हो जाने के बाद मैंने सोचा कि स्टडी जैसे ही पूरी होगी तो मैं इस प्रकार की जो नौकरी है, सर्विस है, या जो बिजनेस है उसमें करूँगा, लेकिन किसी कारण से मैं उस प्रवेश में नहीं डल पाया और मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये किस प्रकार का है, सबली चिंतन है। दूसरा है शादी है, उदाहरण शादी का लेकर चल रहे साहब, तो शादी में हमें नहीं बुलाया गया, तो हम सोचते हैं कि उनकी शादी होगी और हमें बुलाया जाएगा, 5 दिन पहले जाएंगे। होता है मामा बुआ ताऊ जो भी अपने प्रवेश में होता है, तो एक इच्छा होती है कि उनके जब शादी होगी तो मुझे बताया जाएगा कि इस दिन मुझे कार्ड आएगा और मैं उनको देखूंगा कि क्या क्या नाम है, कौन कौन से परिवार के सदस्य हैं, किस प्रकार के सदस्य हैं, कौन सर्विस में हैं, कौन नॉन सर्विस में हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का एक आदमी की इच्छा होती है, वो कल्पना के माध्यम से सोचता है कि शादी होगी तो कार्ड आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। तो इस प्रकार का चिंतन किस प्रकार है, सबली चिंतन। दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। जैसे मैं गाड़ी लेकर कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी क्या खराब होगी, तो ये सामने मेरे क्या वास्तविक मेरे सामने एक समस्या आ गई, तो इस समस्या से निपटने के लिए मैं गाड़ी का बोर्ड रखूँ, उसमें कहाँ पर दिक्कत है वो देखूँ और उस समस्या से निजात पाऊंगा। तो ये किस प्रकार यथार्थवादी यानी वास्तविक चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा गया। यथार्थवादी चिंतनों कितने हैं, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अभिसारी चिंतन, अभिसारी यानी किसी भी बात को लेकर अभिसार कर यानी प्रसार कर चिंतन करते हैं, इसे अभिसारी कहा जाता है। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन है, और तीसरा कौन सा आता है, आलोचनात्मक चिंतन है। पहला अभिसारी, दूसरा सृजनात्मक चिंतन है, और तीसरा कौन सा आता है, आलोचनात्मक चिंतन है। अभिसारी चिंतन है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कि कोई व्यक्ति है, उससे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री उनका जन्म स्थान कौन सा है, तो व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री का जन्म से लेकर उसने कहां पर शिक्षा प्राप्त, उनके माता पिता क्या, पिताजी क्या कार्य करते थे, माताजी क्या कार्य करती थी, कौन से कक्षा में उन्होंने कौन से स्कूल में दाखिला किया, इस प्रकार जब संपूर्ण विस्तृत जानकारी जब उसे दी जाती है तो उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है। यानी कोई भी समस्या उसे जब दी जाती है तो उसके बारे में पूरी डिटेल से जब उसे बताता है तो उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी चिंतन। दूसरा आता है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक क्या है, चिंतन है। मेरे पास यह पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन, एक इसके साथ क्या है, पेन का काम एक तो क्या लिखना होता है, पेन का काम एक तो क्या लिखना। जब इस पेन के माध्यम से मैं विभिन्न प्रकार की इस प्रकार कलाकृति करता हूं तो वो क्या है, सृजनात्मकता है मेरी, यानी मैं इस पेन का विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों में भी प्रयोग कर रहा हूं। तो ये किस प्रकार का सृजनात्मक चिंतन है। यानी व्यक्ति के द्वारा जब चिंतन का प्रयोग सृजन कार्य में किया जाता है तो इसे सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता है जैसे एक व्यक्ति है, उसका
मुख्य कार्य क्या है? ढोलक वादक, तबला वादक, जो भी एक मान लिया, उसका मुख्य कार्य वही। लेकिन उसे जब एक मंडली में बिठाया जाता है, गाने बजाने की मंडली है, वहां बिठाया जाता है, तो वो क्या है, अपने अनुराग में एक भजन का भी विचार, एक भजन का भी क्या है, निरीक्षण करता है और भजन गाता है। तो इस प्रकार तबला वादक के द्वारा अपनी कला का प्रयोग सृजन कार्य में किया जाता है, यानी उसने क्या है, वो तो कार्य किया, उसके साथ उसका दूसरा कार्य भी किया। कलम के द्वारा लिखने का कार्य है, उसके द्वारा विभिन्न डायग्राम बनाने के लिए, कई बच्चे होते हैं 5 से 8 पेन लेंगे, उसके द्वारा क्या मकान का एक प्रतिरूप तैयार किया जाता है, तो इसे सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। तीसरा आता है आलोचनात्मक चिंतन। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कोई बात उसे बता दी जाती है तो डायरेक्ट उस पर विश्वास करते हैं। जैसे मेरे को किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो मेरे दिमाग में वैसे उसके बारे में चर्चा है। लेकिन कई व्यक्ति आपने देखा होगा ऐसे होंगे जिनको अगर आप कह दें कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो नहीं मानेंगे। आप कुछ ही कह ले, वो नहीं मानेंगे जब तक वह उसके गुण दोष के बारे में अपने आप अवकरण नहीं कर लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन है। यानी व्यक्ति केवल किसी के बताने से उसके बारे में अपने दिमाग में इमेज नहीं बनाता है, वो उसके गुण व दोषों दोनों का निरीक्षण करके अपने आप उनके व्यवहार को देखकर उसके बारे में सोचता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति होंगे जो कहते हैं दूसरे ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब मित्रता डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग डालेंगे, नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। उनकी दोस्ती भी अच्छी और दूसरी भी अच्छी। तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन है। यानी गुण दोष का अवकरण कर व्यक्ति जब उसके सामने सोचता है, समस्या का समाधान करता है, तो इसे आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन है। तो जिबाल्डो व रूप के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, स्वावलंबी सबली कहा जाता है, दूसरा यथार्थवादी है। यथार्थवादी के 3 भाग बनाए गए हैं, एक तो विचारी होता है, दूसरा सृजनात्मक है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं कौन सा? आलोचनात्मक। अब पूछा जाता है कि क्या चिंतन का जो विकास है, चिंतन का विकास होता है वो व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है? नहीं, चिंतन का जो विकास होता है जब बालक जो होता है उसके 2 वर्ष हो जाते हैं, भाषा जब सीख लेता है, और भाषा सीखे हुए जब 2 वर्ष हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या चिंतन करने लगता है। छोटा बच्चा है, चिंतन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा 5-6 वर्ष का होता है, कक्षा में एडमिशन दिलाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज में सीख लेता है, थोड़ी सी क्या है, लैंग्वेज सीख लेते हैं। यानी भाषा सीखने के 2 वर्ष उपरांत कोई भी जो बालक है वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, और 7 वर्ष की आयु तक वह पूरा चिंतन करने लग जाता है। क्यों? इसकी अगर हम बात करते हैं, जीन पियाजे ने कहा था 7 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जो है वो चिंतन के माध्यम से अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना स्टार्ट कर देता है। तो चिंतन का विकास है वो भाषा के विकास के 2 वर्ष के बाद में क्या स्टार्ट होता है। जैसे जैसे क्या है, व्यक्ति का जो उम्र बढ़ती है उसमें चिंतन का प्रतिरूप भी बढ़ता जाता है, यानी तर्क के माध्यम से भी वह चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करता है और अपने भावनाओं को उजागर करता रहता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर चिंतन जो है क्या एक सामान्य भाषा है या एक विशेष भाषा है? तो चिंतन एक क्या है? विशिष्ट भाषा है। इसमें सामान्य चिन्हों और प्रतीकों के साथ ही विशेष प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और व्यक्ति आगे की ओर अग्रसर होता है। इसमें भाषा तो होती है, लेकिन किस प्रकार की भाषा है? एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या था? चिंतन था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है समृद्धि, छोटा सा एक पॉइंट समृद्धि है, उसके बारे में देख लेते हैं। चिंतन तो किसी समस्या के समाधान को लेकर हमारे दिमाग में विचार, प्रतिभूतियां, भाषाएं ये अनुभव होती है, अनुकूलित होती है और उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन एक समृद्धि होती है कि जब हमारे द्वारा कोई चीज याद कर ली जाती है, पढ़ी जाती है और उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समृद्धि है। हमने कहा है इसकी समृद्धि बहुत अच्छी, इसकी याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो इसे क्या कहा जाता है? समृद्धि कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात को, किसी अनुभवों को, किसी विचार को लंबे समय तक याद रखना क्या कहा जाता है? समृद्धि है। इसे अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो मेमोरी, यानी इसकी मेमोरी तो बहुत, कई बार मजाक करते हैं इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। पिछले 5 सालों में इसके साथ क्या हुआ इसे पूरा याद, किस दिन क्या घटना हुई इसे पूरा याद, तो इसे क्या कहा जाता है? समृद्धि या मेमोरी है। कई बार होता है कि व्यक्ति के सामने कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, कुछ घटनाएं ऐसे ही घटित हो जाती है जो उसे उम्र भर याद रहती है, न किसी बता सकता है न किसी छुपा सकता है।
तो इस प्रकार जब कोई घटनाएं हैं उनको लंबे समय तक याद रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्मृति है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात को लेकर, किसी भाषा को लेकर याद रखने की जो क्षमता होती है उसे स्मृति या मेमोरी कहा जाता है। स्मृति या क्या है? मेमोरी है। इसकी अगर हम बात करते हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं कि कोई व्यक्ति है वो किसी बात को किस प्रकार याद रखेगा। यानी कोई प्रक्रिया तो होगी उसे याद रखने की, कोई ऐसे रट्टा मार लेगा तो रट्टा के माध्यम से थोड़ी याद रहती है। कोई चीज है मेरे साथ आज से 2018 में घटी या 17 में घटी है तो उस चीज को मैं किस प्रकार याद रख पाऊँ, तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है कि व्यक्ति इस स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस प्रकार किस प्रकार वह चले, वर्टिकल चले या हॉरिजॉन्टल चले, इस प्रकार वह चले जिससे वह अपने विचारों को एक सीरीज में रख सके और उन्हें लंबे समय तक याद रख सके। तो उनकी प्रक्रिया है। स्मृति की कौन सी आती है? पहली आती है कि अगर हम बात करते हैं, पहला किसके माध्यम से है? पहला आता है कूट या संकेतन के माध्यम से। कोटिंग रिकॉर्डिंग, कूट कोई हमने ले लेते हैं कि ऐसा पॉइंट था, उस समय हमारे पास ऐसा पॉइंट था तो कूट बना देते हैं, कूट या संकेतन के माध्यम से है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है वो भंडारण के रूप में करता है, ठीक है, संचयन करता है या भंडारण के रूप में है कि हाँ हम वहां पर गए तो भंडार कर लेते हैं बातों को याद रखने के लिए, संचयन या भंडारण है। पहला कौन सा आता है? कूट या संकेतन के रूप में है। दूसरा है संचयन या भंडारण है। तीसरी अगर हम बात करते हैं पुनः प्राप्ति है। तीसरा कौन सा आता है? पुनः प्राप्ति है। कूट या संकेत के माध्यम से कोई चीज है उसका हमने एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया बना ली कि हमने ये बना लिया कि हमारे साथ उस समय ये हुआ था, हमने ये डेस का प्रयोग किया, हमने ये प्रयोग किया 2009 में हमारे साथ हुआ तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, तो कोट या संकेत के माध्यम से। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कोई जो व्यक्ति है उसके माध्यम से जब स्मृति को रूप में याद किया जाता है तो एक भंडार बना लेता है, यानी संचयन कर लेता है विभिन्न चीजों का जो उसके भूतकाल में उसके साथ घटित हुई, उन चीजों को एक भंडारण के रूप में रखता है कि ये चीजें वहां की, ये चीजें वहां की, ये हमें वहां की, ये हमें वहां मिली। तो संचयन या भंडारण है। तीसरा क्या है? पुनः प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति हमें दोबारा से प्राप्त होता है तो उसके या कोई भाषा, लैंग्वेज या कोई पद हमें दोबारा से प्राप्त होता है तो उसके बारे में हम क्या है? स्मृति रख पाते हैं, याद रख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मृति जो होती है इसके कितने प्रकार हैं। स्मृति कितने प्रकार से व्यक्ति के हैं? स्मृति के प्रकार है। मेमोरी कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी है? तो मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। मेमोरी के भी कितने हैं? 3 प्रकार है, यानी स्मृति के 3 प्रकार है। एक तो अगर बात करते हैं तत्कालीन स्मृति है। तत्कालीन स्मृति है जो व्यक्ति कुछ ही सेकंड में कई चीजों को याद रख पाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तत्कालीन स्मृति है। इसे दूसरा अगर हम बात करते हैं संवेदी स्मृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संवेदी स्मृति भी कहा जाता है। कौन सा है? तत्कालीन स्मृति। हमने कई बार देखो कोई चीज है हमने पढ़ी लेकिन हमारे दिमाग में कितनी 2 से 3 सेकंड तक याद रहती है। कोई ऐसा पॉइंट है जिसे अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है जिसमें संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का वर्णन किया गया, उन्हें सजीव चित्रण किया है। लेकिन कई पॉइंट, कई बुक ऐसी है जिन उनकी कई बुक ऐसी है जो क्या है आज तक भी याद नहीं, आज तक भी नहीं। जैसे ही पढ़ते हैं ऐसे लगता है याद है लेकिन थोड़ी सी बात भूल जाते हैं। तो जब स्मृति थोड़े ही क्षण तक व्यक्ति को रहती है, यानी स्मृति है, मेमोरी है, थोड़ी समय तक व्यक्ति को जब तक याद रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्मृति या अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। इसमें व्यक्ति 2 से 3 सेकंड तक किसी भी बात को याद रख पाता है। दूसरी स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी अपनी स्मृति आती है अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन स्मृति होती है, इसमें व्यक्ति किसी भी बात को, किसी भी अनुभव को 20 से 30 सेकंड तक याद रख पाता है। कौन सी है? अल्पकालीन है। इसमें व्यक्ति के द्वारा कोई भी जो बात है उसको 20 से 30 सेकंड तक याद रखा जाता है। तीसरी आती है दीर्घकालीन स्मृति। इसमें व्यक्ति के द्वारा किसी भी बात को 30 सेकंड से लेकर कितने ही महीने, कितने ही दिन, कितने ही घंटे, कितने ही वर्ष है उन तक याद रखा जाता है। तो दीर्घकालीन स्मृति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के द्वारा लंबे समय तक किसी भी बात को याद रखा जाता है। स्मृति कितने प्रकार की? 3। स्मृति पहली थी जिसमें 2 से 3 सेकंड का समय याद रखने के लिए इतने समय तक याद रहती है। दूसरी अल्पकालीन होती है जिसमें व्यक्ति 20 से 30 सेकंड तक किसी बात को याद रख पाता है। तीसरी आती है दीर्घकालीन स्मृति है जिसमें व्यक्ति सालों, महीनों, वर्षों, कितने भी जो कि सदियां कई बार क्या है व्यक्ति के शतक में रहते तो उस तक भी बीत जाता है, उसे भूल नहीं पाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? दीर्घकालीन स्मृति। कोई बात, भावनाएं आपके पास भी ऐसी हो जो आपको कहे नित्य दिन रोजाना उस चीज को याद करते हैं।
कोई बात है, कोई लक्ष्य आपका था उसको प्राप्त नहीं कर पाए, या आप किसी भी पॉइंट को लेकर कोई ऐसी जीन भावना थी, खेती करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वकील हैं, कोई भी है, तो आपका एक टारगेट रहता होगा कि मैं ये करना है, लेकिन किसी कारण से वो आपको केस नहीं मिला, वो आपको छवि नहीं मिली, वो आपको भूमि नहीं मिली, वो आपको आइडिया नहीं मिला, जिससे कारण लंबे समय तक, यानी जितना आपकी उम्र होती है तब तक वो चीज़ें याद रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? दीर्घकालीन स्मृति। मेमोरी छोटा सा टॉपिक था, स्मृति जिसे मेमोरी कहा जाता है, यानी किसी भी बात को हमने पढ़ तो लिया है लेकिन उसे याद कितने समय तक कर पाएंगे, इसके बारे में ये था, पॉइंट था। इसमें एक तो कंटू व संकेतन के माध्यम से था कि व्यक्ति संकेत के माध्यम से याद करे, दूसरा संचयन या पढ़ान के माध्यम से याद करेगा, तीसरा अगर हम बात करते हैं पुनः प्राप्ति, पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति है, उसके माध्यम से व्यक्ति याद करता है। अब इसके प्रकार थे, वो कितने थे? 3 थे। स्मृति है यानी बिल्कुल ही थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए व्यक्ति जब किसी बात को याद रख पाता है तो इसे स्मृति कहा जाता है। दूसरा अल्पकालीन है, 20 से 30 सेकंड तक किसी भी भावनाओं, विचार को अपने दिमाग में रख पाता है, उसे क्या कहा जाता है? अल्पकालीन। लेकिन दीर्घकालीन होती है, सालों महीनों तक याद रहने वाली बातें होती है, और कौन सी स्मृति में आती है? दीर्घकालीन में। तो हमारा चिंतन और ये स्मृति कंप्लीट होती है। अब हम एक नवीनतम यूनिट स्टार्ट करेंगे, कौन सी है? नया टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं आई गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। हम अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, नए टॉपिक के साथ क्या नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।